हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं श्री बल्लभ बिस्सा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल अपने जो पढ़ा था वो अपने पढ़ा था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव जब वाष्प में कन्वर्ट होता है तो जो द्रव है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस समय जो ताप होता है उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। टेम्परेचर at which liquid converting vapor and vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure, that temperature is called boiling point. अब boiling point में भी अपन एलिवेशन उसको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कम होगा। अब उसको अपन क्या करना पड़ेगा, उस वेपर प्रेशर को अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के उसको अपन बोलते हैं एलिवेशन। किसमें हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो रहा है। चेंज को अपन डेल्टा से शो करते हैं। टेम्परेचर है बॉइलिंग, जो प्रोपोर्शनल था आपने किसका था, मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनल अपने कांस्टेंट में था केबी, जिसको अपन बोलते हैं मोलल ऑनलाइन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट क्लियर है, कांस्टेंट। इसने ऐसे अपने को जो फॉर्मूला मिला था वो अपने को मिला था, क्या मिला था अपने को, मोलैलिटी है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में हो तो अपने को 1000 की मल्टीप्लाई। क्लियर है, डेल्टा टी बी यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, के बी मोलल उदयन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देन 1000 डिवाइड करें। क्लियर है, ये अपने पढ़ी थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आज जो अपन नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उससे पहले अपन ये देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट अपन किसको बोलते हैं कि फ्रिज कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मिलता है। एक कोई टेम्परेचर होगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टाइम जो भी टेम्परेचर होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid equal to vapor pressure of solute. Clear है, that temperature is called freezing point. Clear है। अब अपने क्या अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ decrease in freezing point when some non-volatile solute dissolve in solvent, that property is called depression in freezing point। कि अपन जब कोई भी सॉल्वेंट अपने पास प्योर, उसमें मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाता हूँ। तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं अपन तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर में कमी आती है। वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो अपन को जो उसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट उसमें भी क्या आती है, कमी आती है। वो जो भी कमी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिपेंड करता है किस पर, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब आपको बताएं कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा तो आपको पता है, जैसे आपने देखा था डेल्टा पी, तो किसके प्रोपोर्शनल आया था वहां पे अपने के राउल्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपी के। अब आपको पता है कि जब ये सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कमी आएगी तो अपन क्या करेंगे,
टेम्परेचर को भी क्या करेंगे, क्योंकि लिक्विड को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, जो चाहे सॉल्यूट हो, सॉल्यूट जो लिक्विड है सॉल्वेंट, उसमें अपन जो भी नॉर्मल सॉल्यूट बनाए तो सॉल्यूशन बनेगा, उसको अपन किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन फ्रीजिंग करनी है तो अपन टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर, अब फ्रीजिंग है तो डेल्टा टी एफ वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी के प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं के एक्स। क्लियर है, ये मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं जो 12th आरबीएससी में भी दिया हुआ है और सीबीएसई में भी दिया हुआ है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला मिलेगा अपने मॉलिक्यूलर वेट एंड रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, यहाँ पे ये क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, के कांस्टेंट है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी एफ, एक्स बी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर है, grams of solute upon molecular weight of solute, grams of solvent upon molecular weight of solvent, grams of solute upon molecular weight of solute। if आपको कंडीशन ये कहे डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने कल भी बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूट बहुत कम है, तो उस कंडीशन में आपके क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। दैट कंडीशन डेल्टा टी एफ आपके क्या आ जाएगा, कि वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, आपको पता है कि ये कंडीशन अपन देखते हैं मोलैलिटी में, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी, एंड यहां से अपने कांस्टेंट मिलता है Kb, के फ्रीजिंग है Kf इनटू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है Kf मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलैलिटी, ये इसका डेरिवेशन होता है जो रिलेशन बताता है अपने को किसका, मोलैलिटी और डेल्टा टी एफ के बीच में। क्लियर है, यहां से अपन ये भी रिलेशन बता सकते हैं, जो रिलेशन कई बार अपने आपको क्या कर सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है। देखो कैसे, यहां से डेल्टा टी एफ बटू के एफ मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, m को अगर अपन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने, क्लियर है, ये भी जो अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से अपने को क्या पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अगर मान लो अपने को जो भी टेम्परेचर में चेंज आता है फ्रीजिंग के टाइम वो अपने को गिवन हो, कांस्टेंट गिवन हो, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो, तो अपने को मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है। क्लियर है, तो ये अपने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पे KF लेते, यहाँ पे KF लेते हैं, वहाँ पे KB लेते हैं। क्लियर है, दोनों 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका एक ग्राफ भी देख लेते अपन,
अपन क्या करते हैं, अगर मान लो एक्स एक्सिस पर मैं क्या लेता हूँ, टेम्परेचर लेता हूँ, और वाई एक्सिस पर मैं वेपर प्रेशर लेता हूँ, वेपर प्रेशर लेता हूँ मैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट मैंने क्या डेफिनेशन बताई कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पर लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो मान लो इनिशियली मेरे पास क्या था, सॉल्वेंट था, कोई पॉइंट था बी, या मान लो कोई भी पॉइंट था जिस पे मेरे क्या था, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का और सॉलिड का, मीन्स ये वो कंडीशन है जहां पे मेरे को लिक्विड और सॉलिड के बेस में मेरे को क्या मिला, तब इक्विलिब्रियम मिलता है। क्लियर है? तो मैं ये टेम्परेचर किसका था, ये टेम्परेचर में था सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट। क्लियर है? सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर में भी क्या डिक्रीमेंट आ रहा था, टेम्परेचर में भी क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। टी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कमी आ रही है। सॉल्यूशन के लिए जो पॉइंट मिलता है जिस पर उसके लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम मिलता है, मींस वेपर प्रेशर और लिक्विड इक्वल टू सॉलिड, वो ये पॉइंट है। इसको मान लो बी पॉइंट मैं कहता हूँ, उसको मान लो सी पॉइंट कहता हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए ये पॉइंट मिलता है। क्लियर है? तो देख लो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसको मैं चेंज भी बोल सकता हूँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा चेंज। इसमें फ्रीजिंग में डेल्टा टी है। क्लियर है? तो ये ग्राफिकल मेथड से भी आप देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर जैसे से कम हो रहा है वैसे से टेम्परेचर में भी, मीन्स डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू, आप मान सकते हो डेल्टा पी। तभी वो आप क्या लिख रहे थे कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, उससे अपने जो रिलेशन आता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा ग्राफ है, डिप्रेशनल फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बताया मैंने आपको, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्लियर है? डिप्रेशनल फ्रीजिंग पॉइंट की जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर में जैसे कमी आती है वैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर में भी डिक्रीमेंट आएगा, मींस बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट अपने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले अपने पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ध्यान रखना क्या होता है ऑस्मोसिस। मान लो बेटा मेरे पास एक क्लोज कंटेनर हो जिसमें वाटर फिल किया हो, वाटर को मैं क्या मान सकता हूँ, सॉल्वेंट मान सकता हूँ, और उसी में ही मेरे पास क्या हो, ट्यूब हो, ग्लास हो। उसमें मैंने क्या किया है कि वाटर तो है बट साथ में क्या है मेरे पास, उसमें कुछ शुगर पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स है। ठीक है? तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। एंड इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सॉल्वेंट मीन्स वाटर। इस ग्लास के जो ये एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। इसका मीन्स क्या है, किसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस। हिंदी में बोलते हैं उसको परासरण।
when solvent particle moves high concentration to low concentration through semi-permeable membrane, that process is called osmosis. वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं परासरण। यहाँ पे वाटर है तो सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर के साथ में सॉल्यूट है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आप ये भी बोल सकते हो क्या विलियन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, विलियन की सांद्रता क्या कम सांद्रता से कम अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य इसलिए बोलते हैं इसको सेमी परमेबल, क्योंकि इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल को ये क्या रोक लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल्फोन ट्यूब होती है, वो भी सेल्फ होती है, पोटेशियम परमैंगनेट की भी एक बनी होती है, तो ये कुछ एक जो होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये था ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे, उस प्रेशर को ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या करता है, परासरण दाब। और परासरण दाब जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, इसीलिए अपन अपने जो फोर्थ है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है? परासरण दाब को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइंटिस्ट था वांटाफ ने क्या किया कि उसने परासरण दाब के बारे में वैसे ही बताया जैसे गैस में अपन क्या देखते हैं, आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसने इसी लॉ को सॉल्यूशन पे लगा दिया कि अकॉर्डिंग टू बॉयल पता होगा आपको, BTCP GV मीन्स बॉयल्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट पे जो भी वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टू बॉयल। आपको पता है कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मैं अगर मोल्स मान लो 1 कर देता हूं तो कंसंट्रेशन 1 अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मेरे पास रिलेशन क्या गया, ऑस्मोटिक प्रेशर 1 अपॉन V, ये रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ। ये ध्यान रखना, ये जो बता रहा है ये वांट ऑफ ने बताया था, 2-3 रूल के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ये था अकॉर्डिंग टू बॉयल, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन आपको पता है मोल्स पर वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से रिलेशन आ गया। नेक्स्ट इसमें जो था वो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है? जो चार्ल्स के अकॉर्डिंग था, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो टोटल जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के। प्रोपोर्शनल हटता है तो अपन को कांस्टेंट मान लेते हैं, सॉल्यूशन है पाई इक्वल टू ST अपॉन V। क्लियर है? यहाँ पे मैंने 1 मोल माना था, अगर मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, N मोल मानता हूँ, तो मेरे पास ये तो क्या था, फॉर 1 मोल के लिए क्या आ जाए, पाई V इक्वल टू ST। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, मीन्स 1 मोल के लिए तो क्या आएगा, पाई V इक्वल टू ST। पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम, S सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। N मोल के लिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, NST।
जैसे अपने जो गैस वाले में क्या आता है, PV इक्वल टू nRT आता है, वैसे जो गैस कांस्टेंट आता है वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट मान सकते हैं उसको। क्लियर है? अब आपको पता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने CST, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक। ये अपने रिलेशन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के साथ। क्वेश्चन भी है, अपन एक वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्वेश्चन के बाद देखेंगे पूरे सॉल्यूशन में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते 12th बोर्ड के लिए या अदर एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो देख लो इसमें फोर्थ में भी क्या हुआ, पाई भी जो है वो आपके डिपेंड करता है, देख लो NHT मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में के बेसिस पर अपन देखते हैं 3 टाइप सॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो दोनों लिक्विड्स उनका इक्वल हो। मान लो कि मैं किसी किशमिश को लिक्विड में रखता हूँ, किशमिश का जो भी सॉल्ट है या जो भी लिक्विड्स है वो जितना बाहर निकलता है उतना ही अंदर एंटर करता है। मीन्स एक्सोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस इक्वल हो, उसको अपन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स अपन किसी भी सेल को, किसमिस मैंने आपको कह दिया, कोई भी सेल्स मान लो, ह्यूमन सेल मान लो, अगर उसको आप ऐसे लिक्विड्स में रखते हो जिसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, तो क्या होगा, उस सेल में से, ह्यूमन सेल में से लिक्विड बाहर निकलने लग जाएगा, मीन्स एक्सोऑस्मोसिस होगा। उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं ह्यूमन सेल को फ्रेश वाटर में रखता हूँ तो सेल जो होगी कुछ अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और हो सकता है सेल का जो साइज है वो क्या हो जाए, थोड़ा फूल जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या होगा उसमें एंडोऑस्मोसिस होता है। क्लियर है? तो वो किस सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। समपराशरी, अतिपराशरी, अल्पपराशरी। क्लियर है? ये मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी सारा बता दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। कि कई बार क्या होता है कि अपन कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, कई बार क्या होगा कि मैं किसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाऊंगा, सॉल्यूशन बनेगा। अगर वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसोशिएट होता है या एसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे तो उस कारण से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाता है, उस सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। उस प्रॉपर्टीज को अपन बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, या मान लो जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपन समझ सकते हैं किससे, वांट ऑफ फैक्टर से। एक फैक्टर होता है वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या बताती है, इसके फॉर्मूले से देख सकते हैं वैसे तो,
फॉर्मूला हो सकता है इसका, मीन्स ये एक रेशियो होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो मीन्स पहले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऐसा भी बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रायोगिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म, या थ्योरेटिकल सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। मीन्स क्या होगा कि, या ऐसा भी बोल सकते हो आप आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिफोर, ऐसा भी बोल सकते हो आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, एसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। इसको अपन बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ये इसका रेशियो अपने को ये बताता है कि मीन्स मॉलिक्यूलर वेट में क्या चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमेशा ध्यान रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इतने टाइम से अपन देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है प्रोपोर्शनल होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और मोल्स क्या होता है? इसी का भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जब आपके जो आई है वांट ऑफ फैक्टर आपकी क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन मीन्स जो बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूलर वेट में फिर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट में हो जाएगा बिफोर मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर मॉलिक्यूलर वेट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देख सकता हूं कैसे चेंज होता है मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता हो तो एक एसिड होता है एसिटिक एसिड, क्लियर है? अब एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन बनाते हैं वो डाइमर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डाइमर? एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे क्या हुआ? बिफोर में अपने को मॉलिक्यूल कितना है? एक मॉलिक्यूल जो दिख रहा है अपने को उसका मॉलिक्यूलर वेट, एंड आफ्टर क्या हो रहा है? ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो एसोसिएट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? एसोसिएट हो जाएंगे। बिफोर मॉलिक्यूलर वेट वन मॉलिक्यूल 60, आफ्टर मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का होता है 120। तो अपने आई क्या आ जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर हाफ। कहने का मतलब जब भी मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर कम हो जाएगा, जब डिसोसिएट हो जाएंगे तो वांट ऑफ फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है? एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? डाइमर बनाता है, तो डाइमर बनाएगा, एसोसिएट हो गया। एसोसिएट मींस वन मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 2 थे, तो इसको ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे एसोसिएट हो तो वन मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई? उसमें कमी आ गई। क्लियर है? मींस आई वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज हो गया।
तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, I इक्वल टू I ग्रेटर देन 1, वो कब होगा? डिसोसिएशन। I लेस देन 1, एसोसिएशन। I इक्वल टू 1, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। मीन्स कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या मान लो ऐसा कोई है जो ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट होता है, उसके लिए अपन क्या होगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? डिसोसिएशन के लिए अपन एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, रिलेशन आता है अल्फा के साथ में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। कैसे? ये देख लो, वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड जो भी अपने क्या होता बिफोर कॉलिगेटिव। ऑब्जर्व क्या होगा? बाद में ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिला देंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, और बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मोल्स के प्रोपोर्शनल, मोल्स मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली होता है, तो ये रिलेशन इनवर्सली होता है। क्लियर है? एसिडिक एसिड मैंने आपको बता दिया कि जब डाइमर बनाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा आफ्टर, तो क्या आ जाएगा? I कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक रिलेशन एक आता है अपने अल्फा। अल्फा एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मेरे पास एक एसिड था HCl, मैंने उसको सॉल्वेंट में डाला, वो टूटता H+Cl-। यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 था, यहाँ पे आयंस 2 1, मींस आयंस इंक्रीज हुए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो हमेशा ध्यान रखना वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू उतनी ही होगी जितने आयंस होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। 1 माइनस अल्फा, पहले क्या था? ये 1 था। मान लो इसमें से जितना टूटता है, टूटने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना सॉल्यूट रिएक्टेंट टूटेगा प्रोडक्ट बनता है। तो आई तुम ये बोल सकते हो आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स, आफ्टर, बिफोर डिसोसिएशन मोल्स। जो मोल्स है तो अपन नंबर पार्टिकल बताएंगे। तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स ये आ गए आपके। इनिशियली सिर्फ क्या था? जब रिएक्शन स्टार्ट है तो सिर्फ ये 1 था, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। क्लियर है? तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। मैं ये मानता हूं कि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होते हैं, तो 100% के लिए अल्फा 1 होता है, मींस 2 अपॉन 1। यही मैंने आपको कहा था कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू उतनी ही होती है जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं। क्लियर है? सॉल्ट के लिए भी तो मैंने एसोसिएशन बता दिया आपको और डिसोसिएशन भी बता दिया। एसोसिएशन में आई का फॉर्मूला याद रखना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अल्फा पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई वांट ऑफ फैक्टर, एन जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्लियर बेटा?